हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डायमंड स्ट्रक्चर। डायमंड स्ट्रक्चर की डिजाइन, आखिर डिजाइन कैसे किया जाता है, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज, कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एपीएफ क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं आज डायमंड स्ट्रक्चर की। डायमंड नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज आती है, कॉस्टली ज्वेलरी में यूज होता है डायमंड। आज सभी के पास अपना अपना एक डायमंड होगा, और वो डायमंड नहीं, उसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डायमंड स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं और इसका बेसिक फंडा क्या है कि आखिर बनता कैसे है। तो एक्चुअली ये कार्बन फैमिली का ही है, जिसका अगर बात की जाए एक यूनिट सेल की, तो इसको भी कहा जाता है डायमंड स्ट्रक्चर को कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंटरलिंक्ड एफसीसी सबलैटिस ऑफ कार्बन इन विच वन यूनिट सेल शिफ्टेड या डिस्प्लेस्ड along the diagonal to about 1/4 of its diagonal length। ठीक, तो उसके लिए बनता कैसे है और कैसे इसमें टेट्राहाइड्रल बॉन्ड बनता है उसकी हम बात करेंगे। बॉन्ड मैं पहले बना दे रहा हूं। यहां पर ईच कार्बन एटम जो है अपने नियरेस्ट 4 एटम के साथ फॉर्मेशन करते हैं किसका, टेट्राहाइड्रल बॉन्ड का। यहां फॉर्मेशन किसका होता है, टेट्राहाइड्रल बॉन्ड। तो आखिर देखिए बॉन्ड बनता कैसे है यहां पर और इसका फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन के लिए हम सबसे पहले करते क्या है, एक सिंपल एफसीसी सबलैटिस का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर हमने किया क्या, एक क्यूबिक सेल बना लेते हैं। पहले हम यहां पर एक क्यूबिक सेल ले लेते हैं। क्यूबिक सेल बनाना सभी को आता है। 2 स्क्वायर बना लेते हैं और उनके सेंटर कॉर्नर को आपस में मिला देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक क्यूब हो गया। मैंने कहा कि एक कॉम्बिनेशन है टू इंटरलिंक्ड एफसीसी सबलैटिस का। एफसीसी लिए हमारे एटम्स कहां पर होंगे, तो हमने यहां पर देखिए 8 कॉर्नर पे ले लेते हैं। और 6 फेस के सेंटर पर, ये फेस हमारा है, ये शो कर रहा है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये हमारे एफसीसी सबलैटिस है। जैसे कि कहा गया कॉम्बिनेशन में कि कॉम्बिनेशन है टू इंटरलिंक्ड एफसीसी सबलैटिस का, इसमें एक को डिस्प्लेस कर रहे हैं अलोंग द डायगोनल। तो इन 8 कॉर्नर और 6 फेस के अलावा 4 डायगोनल आइटम भी इसके विद इन द यूनिट सेल होंगे। तो अगर हम बात करते हैं उसकी कि आखिर बनता कैसे है, तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखें, इसका भी मैं यहां पे मैपिंग भी बनाऊंगा। मैपिंग में करते क्या है, यहां पर हमने कॉर्नर के डायगोनल के लिए हम सोच रहे हैं क्रॉस ले लेते हैं, क्रॉस जिससे वो अलग दिख सके। तो आप देख रहे हैं यहां पर अपर के 4 आइटम हैं। इन चारों को मिलाने वाली डायगोनल होगी। इसके ठीक सामने ये पड़ रहा है, इसके ठीक सामने ये पड़ रहा है, ये सामने डायगोनल है और उसी अकॉर्डिंग इसका डायगोनल है। तो अब हमें करना क्या है, ध्यान देंगे यहां पर हम अल्टरनेट 1/4, 3/4, 1/4, 3/4 ये हाइट है फ्रॉम द बेस या फ्रॉम द टॉप, किसी तरफ से भी ले सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, पहले मैं बना लेता हूं और फिर ये क्यों ली गई उस पर डिस्कस करूंगा। तो यहां पर कह क्या रहा है कि जब इसकी डायगोनल को आप मिलाएंगे और मिलाने वाली जो लाइन होगी एज्यूम करेंगे, उस पे एक कॉर्नर से जो हमने यहां पर लिखा हुआ है वहां से 1/4 लेंथ लेंगे, फिर इस डायगोनल पे 3/4 लेंथ पर होगा, फिर 1/4 पर होगा, फिर 3/4 पर होगा। तो चलिए देखते हैं, ये वाला है, इसके सामने ये पड़ेगा।
अगर एज्यूम कर रहे हैं कि ये इसको मिलाने वाली लाइन है तो ये इसका हाफ हुआ, ये इसका हाफ हुआ, तो पहला डायगोनल हमने यहां पर प्लेस कर दिया। ये डायगोनल आइटम देखिए हमने क्रॉस से बनाया हुआ है। सेकंड देखिएगा, इस कॉर्नर की बात करें तो इस कॉर्नर की बात अगर करते हैं तो इसके ठीक सामने ये बनेगा। अब देखिए ये हमारी मिलाने वाली डायगोनल होगी, इसका हाफ लगभग यहां होगा, उसका हाफ लगभग यहां होगा, तो हमारा जो थर्ड है वो हमारा लगभग यहां पड़ेगा। 3/4 इधर से 1/4 दूरी पर है और उधर से 3/4 दूरी पर है। स्केल से लगभग आप कर लेंगे। फिर देखिए इसके सामने ये पड़ रहा है, अब इसके सामने अगर ये है तो ये डायगोनल हुआ। अब ये डायगोनल लेंथ है, डायगोनल लेंथ का ये हाफ हुआ, ये 1/4 हुआ, लगभग यहां पड़ेगा। तो ये हमारा तीसरा डायगोनल आइटम हो गया। चौथा हमारा बच रहा है ये, यहां से इसको अगर मिलाएंगे हम यहां पर तो ये पूरी लेंथ है, ये हाफ होगा लगभग, ये उसका हाफ होगा, लगभग हमारा डायगोनल यहां पर होगा। ये हमने बना दिए 4 डायगोनल आइटम। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है। अब उस टेट्राहेड्रल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो होता है क्या है टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, जिस कॉर्नर से आप 1/4 डिस्टेंस पर लेते हैं उससे और उस कॉर्नर पे जो 3 फेस होंगे जो मिल रहे हैं उनके सेंटर आइटम से ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाता है, जो सबसे नियरेस्ट वही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस कॉर्नर से 1/4 दूरी पर है तो हमने एक ये बनाया। अब इस कॉर्नर पे 3 फेस है, एक ये वाला है, एक अपर वाला है और एक बैक वाला है, तो ये हमने इससे मिला दिया। ठीक, इधर वाला है हमारा, इसके सेंटर से मिला दिया, और जो बैक वाला है उसके सेंटर से मिला दिया। अब उस बॉन्ड को देखिए, टेट्राहेड्रल बॉन्ड बना रहा है, बन गया। इस पे देखिए, इससे 1/4 दूरी पर है, हमने मिला लिया। अब इस कॉर्नर पे 3 लाइन मिल रही है, एक ये, एक ये, एक ये, 3 फेस, एक अपर, ये वाला और ये वाला। तो हमने किया क्या, यहां से मिलाया अपर फेस, इससे मिलाया ये वाला फेस, ये फ्रंट वाला फेस से मिल रहा है। देखिए फिर से ये बॉन्ड आप वही बॉन्ड बना हुआ है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड। इस पर आइए, इससे 1/4 दूरी पर है, हमने 1/4 लिया। इस कॉर्नर पे 3 फेस है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक अपर वाला। तो अगर हमने इसकी बात कर रहे हैं, ये आपका मिल गया, ये वाला कॉमन है, ये मिलेगा, अपर है, ये मिलेगा। फिर इस स्ट्रक्चर को देखिए आप, फाइनली लास्ट वाला देखेंगे तो इससे 1/4 दूरी पर है, तो हमने इससे मिला दिया। अब अगर इससे 1/4 दूरी पर हुआ तो मैंने कहा कि यहां पर कौन सी 3 फेस है, तो ये वाला है लोअर फेस, एक ये फेस तो वही है, एक हमारा इससे लाइन ये जा रही है, ये वाला फेस है, और ये बैक वाला जा रहा है, तो ये हमारा फेस है। अब इसको भी आप देखेंगे टेट्राहेड्रल बॉन्ड, ये जाकर हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर पूरा हुआ, जिसमें अब कहा गया, देखिए फिगर को हम कैसे कहा गया थ्योरी में, कहा गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंटरलिंक्ड एफसीसी सब लैटिस, एक ही में दूसरा क्यूब लिया और उसको शिफ्ट किया। शिफ्ट करने पर होगा क्या, जो यहां पे था इंटरलिंक्ड में वो 1/4 यहां पर आ गया। ठीक, जो ये अपर फेस था वो यहां आ गया। अब यहां से जब शिफ्ट कर रहे हैं इसमें एक ये फेस तो था ही, तो यहां पर आया है, इससे तुम्हारा एक ये 2 फेस और बच रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने 3 फेस लिए थे ना, एक ये तो आया, ये आया 1/4, ये आया 1/4, और ये जो फेस थे तुम्हारे ये ऊपर से ऑलरेडी हाफ पर थे, तो 1/4 जाएंगे, 3/4 होंगे यहां पर और यहां पर। डिस्प्लेस इस तरह से हुआ है अलोंग द टाइम। तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी दिखाया गया है कि कॉर्नर की हम सेल की बात करें, एटम की पोजीशन की,
ये टॉप व्यू। टॉप से देखेंगे ये दोनों एक लाइन में, 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 और सेंटर हमारा ये चारों 0 0 0 0 हाइट ले ली। और ये अपर फेस और ये लोअर फेस एक लाइन में है, हमने यहां भी 0 ले लिया। अब इसके बाद चारों फेस है जो कि हाफ डिस्टेंस पर है, तो 1/2 1/2 1/2 1/2, और ये चारों डायगोनल इक्वेशंस शो कर रहे हैं। अल्टरनेट हमने क्या बताया है, 1/4 3/4 1/4 3/4। ये स्ट्रक्चर का टॉप व्यू शो कर रहा है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर शो कर रहा है, और इसमें ये जो बॉन्डिंग बनी हुई है उस बॉन्डिंग की हमने बात की। ये तो हो गया कि आखिर इसमें स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज के लिए होता क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो डायमंड स्ट्रक्चर में अगर आप बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की, तो आप देख रहे हैं इसके पास 8 कॉर्नर एटम है, 6 फेस सेंटर एटम है और 4 डायगोनल है। इसमें हर कॉर्नर 8 सेल से शेयर होगा, तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर एटम है, प्लस 6 फेस है, हर फेस हाफ हाफ शेयर हो रहा है, तो 1/2 इंटू 6 फेस सेंटर एटम है, और प्लस 4 डायगोनल है जो किसी से शेयर नहीं हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4 डायगोनल एटम। तो बराबर कितना हो गया, 1/8 इंटू 8 1 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना है 8 एटम्स पर यूनिट सेल। तो पहली प्रॉपर्टी हम इससे क्या दिखा सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जो कि कितने हैं 8 एटम पर यूनिट सेल है। दूसरा कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसकी बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमने बताया था डेफिनेशन में, द कोऑर्डिनेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट इक्विडिस्टेंस एटम। और चूंकि आपको यहां बॉडी दिख रहा है, इसलिए बॉडी मैंने हटाया है कि हर एटम से नियरेस्ट कितने हैं 4, जिसके साथ ये बॉन्डिंग बना रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, जो कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड भी यही दर्शा रहा है कि हर एटम इसका अपने नियरेस्ट 4 एटम से बराबर और सबसे कम दूरी पर है। ठीक, ये हमारा क्या शो कर रहा है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है। ठीक, अब आता है तीसरा एपीएफ, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हमें मालूम है डिफाइन किससे किया गया था, जो नंबर ऑफ एटम्स है उनके द्वारा कवर किया गया वॉल्यूम और यूनिट सेल का। तो हमने पढ़ा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो उसके लिए हमें पहले हर एटम का रेडियस मालूम होना चाहिए, तभी हम निकाल भी पाएंगे। तो अब रेडियस की पहले बात करते हैं यहां पर। तो रेडियस के लिए अगर आप ध्यान दें यहां पर, तो रेडियस आपका निकल सकता है। तीसरा हम बात करेंगे यहां पर एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस पहले अगर निकालते हैं तो जैसा अभी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, उस स्ट्रक्चर के आधार पर एटॉमिक रेडियस जो होगा, आप देख रहे हैं कि डायगोनल एटम्स पर, अगर हम डायगोनल की बात कर रहे हैं तो डायगोनल एटम पर हम क्या कर रहे हैं 1/4। तो देखिए हम यहां पर दिखा इस तरह से रहे हैं कि ये हमारा कॉर्नर एटम हो गया, ये डायगोनल एटम हो गया और ये सामने वाला कॉर्नर हो गया। टोटल ये कितना होगा, हमें मालूम है कि अगर क्यूबिक के हर साइड ए है तो डायगोनल लेंथ कितनी होगी a√3।
कितना होगा a√3। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी a√3/4 इनके सेंटर की। और ये टोटल तुम्हारा क्या है 2r। देखने से लग रहा है कि 2r = a√3/4। तो r कितना होगा a√3/8। यहां पे जो एटॉमिक रेडियस है वो कितना है a√3/8 होगा। अब जब हमें एटॉमिक रेडियस मालूम है तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा। तो हमने निकाला हुआ नंबर ऑफ एटम कितने हैं 8 और इंटू 4/3 पाई। हर एटम की रेडियस कितनी है a√3/8 का होल क्यूब। ठीक, ये होगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। दूसरा कह रहा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होगा, क्योंकि क्यूबिक स्ट्रक्चर है और हर साइड ए है, तो कितना होगा a³। तो अगर अब आप कहें आप APF निकालो, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज में, तो हमें पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो कितना हो जाएगा 8 × 4/3 पाई a√3/8 का क्यूब बाई a³ इंटू 100। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे सॉल्व करने पर जो आएगा बहुत ही कम, लगभग आता कितना है 48%। तो डायमंड हमारा क्या हो गया, एक लूज पैक स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए चमकता है। देखिए चमक जैसा फिल्मों में दिखाता है वैसा कॉन्सेप्ट नहीं। जैसे फिल्मों में आप क्या दिखाते हैं कि बहुत ही महंगा हीरा है, कोहिनूर हीरा है, ढका रहता है कपड़े से, कपड़ा हटाते ही कमरे में उजाला हो जाता है। जैसे नागमणि का भी कॉन्सेप्ट था कि हटाते ही कमरे में उजाला हो जाता है। तो साइंस से आप जानते रहिए कोई भी ऐसा पत्थर नहीं है जो सोर्स ऑफ लाइट है। केवल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो रेडियम होता है वो अंधेरे में चमकता है। बाकी डायमंड या किसी प्रकार की कोई मणि अंधेरे में चमकती है। हाँ, लाइट की उपस्थिति में क्योंकि उसका APF कम होता है, स्पेस ज्यादा होता है खाली कमरे में। जैसे आप किसी कमरे में रह रहे हो, कम सामान रखा हो, उस कमरे में ज्यादा उजाला होगा, सामान भरा पड़ा हो, थोड़ी रोशनी कम हो जाती है। वो डिपेंड करता है कितना कमरा स्पेसियस, कितना भरा हुआ है। तो यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस के कारण और इसके कट जो फेस कट है उसके कारण डिफ्रैक्शन होता है, और डिफ्रैक्शन के कारण वो हीरा चमकता है। ठीक है, तो चमकता है, ट्रांसपेरेंट होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, उसके कारण चमकता है। बाकी यहां पर ये एक लूज पैक स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल है इसलिए हार्ड होता है, बाकी पैकिंग इसकी लूज है। तो ये हमारा क्या था, डायमंड का स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं और प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। BSc थर्ड ईयर लास्ट सेम, छठवें सेम का सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका डिस्कशन हमने आज किया। ऐसी और स्ट्रक्चर के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।